अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। तब्दीली सरकार ने आज अपनी 100 रोजा कारकर्दगी की रिपोर्ट कार्ड अवाम के सामने पेश कर दी। वजीर आजम ने कुछ देर पहले कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब किया। इमरान खान ने 100 रोजा कारकर्दगी का क्रेडिट खातून अव्वल बुशरा बीबी को देते हुए कहा कि इन 100 रोज में हुकूमत का फोकस था कि आम आदमी को सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने तालीम, सेहत और दीगर शोबों से मुतालिक तफसीलात भी अवाम के सामने रखी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दीगर किन अहम मौज़ूआत को अपने खिताब का हिस्सा बनाया, आइए एक नजर देखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मेरी नजर में ये 100 दिन क्या है। इंसान के माशरे में रहम होता है और इंसाफ होता है, ये दो चीजें होती हैं। हर पॉलिसी के पीछे ये है कि क्या ये आम आदमी की मदद कर रहा है। तजारत शुरू हो गई तो सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि हमारी वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगी। पैसा मुल्क में जब वेल्थ क्रिएट होगा, रोजगार मिलेगा तो हम अपने निचले तबके को ऊपर उठा सकेंगे। 3 मुख्तलिफ हमने अपने मुल्क में तालीमी निजाम बनाए हुए हैं, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दीनी मदरसे, 3 तबके बनाए हुए हैं। हम एक तालीमी निसाब लेके आए जो कि नीचे लोग बेचारे गरीब घरानों के बच्चे भी पढ़ के ऊपर आ सके। हेल्थ रिफॉर्म्स है, उसके अंदर भी क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक किया जाए जिधर आम आदमी जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का पूरा निजाम चेंज करने के लिए पूरी टास्क फोर्स बनाई। तो नाज़रीन, आपने हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात जानी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से रहनुमा MQM पाकिस्तान सलमान मुजाहिद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी साहब ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब। नाज़रीन, करप्शन का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में करप्ट अनासिर के खिलाफ क्या कहा, आइए इस पे एक नजर डालते हैं। 26 मुल्कों से अभी तक जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है जो डिक्लेयर नहीं है वो 11 अरब डॉलर है। 12 अरब डॉलर के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, बाहर के मुल्कों से MOU साइन करो, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। 26 मुल्कों के साथ हमने ये अंडरस्टैंडिंग की, लेकिन ये देखें कि इकामे वालों के हमें अकाउंट्स नहीं उन्होंने दिए। दुबई में सिर्फ पिछले 4 सालों में पाकिस्तानियों ने 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली है। IMF से कर्जे मांग रहे हैं एक तरफ, और कोई आपको फिक्र नहीं कि अरबों डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है। यही चेक करने के लीगल है या नहीं लीगल। 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स पकड़े, फेक अकाउंट्स में जिसमें से ये पैसा आके गया। और ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका। पहले पैसा कमाया कमीशंस में, वो गया फेक अकाउंट्स में, उधर से निकल के हवाले उम्र के लिए तो बाहर चला गया। करप्शन के ऊपर हाथ डालूंगा, करप्शन पे हाथ डलेगा ही तब जब पहले बाहर के मुल्कों से मुआहदे होंगे, ताकि जो बाहर का पैसा है उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और पाकिस्तान के अंदर वो बॉडीज बनेगी, FIA, इनको मजबूत किया जाएगा ताकि जो भी अब मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उनके लिए मुश्किल होगा। सबको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, नैब को भी, कि आपको अंदाजा हो किस लेवल की चोरी हुई है इस मुल्क पे। लोगों को अंदाजा ही नहीं है, मुझे भी नहीं अंदाजा था कितनी चोरी हुई। खान साहब के इन्हीं बातों के ऊपर मजीद बात आगे जारी रखते हैं। शाइस्ता परवेज मलिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। वजीर आजम का खिताब आपने सुना, करप्शन के खिलाफ, करप्ट अनासर के खिलाफ बड़ा फोकस रहा आज की स्पीच में, और पिछले 100 दिनों में जो फोकस रहा हुकूमत का, 26 मुल्कों में 11 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों का पैसा पार्क है। दुबई में 9 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज हैं और 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स। हुकूमत ने पिछले 100 दिनों में कम अज कम करप्ट अनासर के खिलाफ ये उनके गिर्द जो घेरा तंग करना था, इसमें किस हद तक कामयाबी रही। और दूसरा ये कि क्या हुकूमत डी चौक से उतर आई, कंटेनर से उतर आई, या आप लोगों के ज़हनों में अभी भी यही ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें, ये आज फिर उसी किस्म की बातें हुई हैं कि लोगों को सब्ज बाग दिखा दिखा के वो उतरे ही नहीं है कंटेनर से। जी, आज भी वही अंदाज, वही रवैया।
जो वो पिछले 100 दिन से कर रहे हैं, बल्कि इलेक्शन से कर रहे हैं। मेरा ख्याल जितना उन्होंने डिवाइड कर दिया था कौम को, उससे ज्यादा पोलराइज्ड आज वो कर चुके हैं, बजाय एक प्राइम मिनिस्टर होने के। क्योंकि अब वो पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना, वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो उसी तरह कंटेनर पे चढ़े हुए हैं और उसी तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुने, आज वो जो हमने थ्रू आउट द कैंपेन सुने थे 200 अरब डॉलर मैं आते ही बाहर से लाऊंगा और वो पाकिस्तान आ जाएंगे, आज उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा वो तो ऐसे ही बात थी, वो तो कोई है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करते। देखें, ये कौम को बेवकूफ बनाना और एक तमाशा लगाना ऑल द टाइम, इसको अब छोड़ देना चाहिए और की के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह का एहतसाब, जिस तरह जाके उन्होंने मुल्कों जाके अपने मुल्क को बदनाम किया है, अपने लोगों को बदनाम किया है और ऐसा एक इमेज दिया है कि जैसे पूरा पाकिस्तान बस चोर है, तो ऐसे मुल्क में कौन आएगा और कौन इन्वेस्टमेंट लाएगा? आप अगर गौर करें और देखें सारा कुछ क्या हुआ है, तो देखें कितने हजारों रुपयों की ना फ्लाइट बाहर जा चुके हैं पैसे, और लोग इन्वेस्टमेंट से घबरा गए हैं। बिजनेसमैन जिटरी है, नर्वस हुआ है, बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है। और आज भी वो वही बातें कर रहे हैं कि हम उधर से लाएंगे, उसके डिस्कवर किए। मेरी बात सुने, एक यूके से तो अग्रीमेंट साइन नहीं हुई, उनसे एक एमओयू एक अंडरस्टैंडिंग अभी सिर्फ हुई है, वहां 100 दिनों में उनसे भी अग्रीमेंट कोई नहीं हो सकी। तो मेरी बात सुने, ये कहां की बातें, एक मायूसी, एक जो कहते हैं ना कि मुझे कोई एक फील्ड बता दें जहां काम किया हो। अच्छा, आपका ये कहना है कि ऑपोजिशन कैंप में, नून लीग के कैंप में आज मायूसी फैली, ये जरा रखते हैं सवाल इस वक्त सलमान। मायूसी मुझे, हमें अफसोस है क्योंकि कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये मुल्क जिस तरह की अनसर्टेनिटी उन्होंने फैलाई हुई है, उससे बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। अच्छा, ये किस तरह की अनसर्टेनिटी है, किस मायूसी है सलमान? मुजाहिद बलोच साहब, एक एंटी करप्शन ड्राइव जो है वो चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है, इदारे अपना काम कर रहे हैं, वन साइडेड। चलो ठीक है, पहले सलमान साहब से मैं कर लूं, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखें, हुकूमत के 100 रोज़ आज या कल जो गुजर गया उसमें पूरे हो गए, और अगर मैं और से सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो गए तकरीबन 90 दिन और 3 माह और 10 दिन। और आप समझ सकते हैं कि 3 माह और 10 दिन हमारे यहाँ किस बात पे मशहूर है। बहरहाल, अगर 100 रोज़ा कारकर्दगी सिर्फ ये है कि आपने महंगाई बढ़ा दी, आपने बिजली बढ़ा दी, आपने गैस बढ़ा दी, आपने पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी, आपने जो है गरीब आवाम की, मिडिल क्लास आवाम की, अपने वोटर सपोर्टर की, आम पाकिस्तानी की आपने चीखें निकलवा दी पिछले 3 माह में, अगर ये तब्दीली है तो फिर ऐसी तब्दीली जो है हम नहीं मानते। और देखें, 100 रोज़ कम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन 100 रोज़ में अभी तक आप कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं कर पाए, कोई सेम आप जो है वो तय नहीं कर पाए। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के। यही तो हम कहते हैं कि हुकूमत में आने से पहले की बात कुछ और होती है और हुकूमत में जाने के बाद बात कुछ होती है। अभी मेरी बहन ने कहा कि, और उस असम्बली का हिस्सा मैं भी था लास्ट में, जिसमें बड़ी बड़ी तकारीर किया करते थे मुराद सईद साहब, असद उमर साहब के, जी 200 अरब डॉलर जो है स्विस बैंकों में पड़ा है, जैसे हुकूमत कायम होगी हम लेकर आएंगे। लेकिन आज असद उमर साहब जो इस मुल्क के पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना है, वो ये कह रहे नहीं जी वो तमाम बातें जी मफरूज़े पे थी। अगर वो मफरूज़े पे थी तो क्या वो बात आपकी गलत थी, आपका कोई होमवर्क नहीं था? और अब देखें, कहते हैं ना कि कतरे को एक उम्र चाहिए गौहर होने तक। अभी तो बड़ी लंबी कहानी बाकी है, बड़ा लंबा वक्त बाकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कौम जो है इमरान खान साहब के इक़दामात से मुतमईन नहीं है। और आज इमरान खान साहब को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि मुझे ये बावर कराना पड़ता है कि आई एम दी प्राइम मिनिस्टर, मैं वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान का, और उसका वो क्रेडिट दे रहे हैं जनाब हमारी जो खातून अव्वल है उन्हें। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को चाहिए कि फैमिली से बाहर आ जाएं, तो पूरे मुल्क के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की सोचें। बहरहाल अभी आपने बात की 3 महीने 10 दिन की, तो 3 महीने 10 दिन में मेरे भाई अभी तो सिर्फ हनीमून पीरियड खत्म हुआ है, अभी तो असल काम करना है। जरा बढ़ते हैं आगे, इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तारिक चौधरी साहब। तारिक चौधरी साहब, आज न्यूज़, आज टीवी गालिबन वाहिद चैनल है जिसमें तब्दीली का सफर, 100 डेज एजेंडा, 100 के 100 दिन हम बिला
नागा जो है ये प्रोग्राम पेश करते रहे और एक एक चीज को हमने डिस्कस किया। एक मुबस्सिर की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आज की तकरीर में कितना वजन पाया, आज की तकरीब में कितना वजन था और कितना डिलीवर किया, कितनी उन तमाम सिमतों का तयन किस हद तक सही रहा। देखिए, तकरीर की तरफ तो बाद में इसलिए होगा कि तकरीर चूँकि शाम को हुई है और आज के दिन का आगाज़ तो हस्ब मामूल जो है सूरज के तुलू होने से हुआ है। सुबह से लेकर आज तक सबसे पहला जो एक सरप्राइज मिला आज के अखबारात में एक इश्तिहार जी रोज़ा कारकर्दगी के बारे में, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल देखा। आप यकीन करें सारी जिंदगी इश्तिहार देखते और खबरें पढ़ते गुजर गई। वो इश्तिहार मुझे तो कई घंटे समझ नहीं आया, मुझे वाक़तन समझ नहीं आया, मैं मजाक नहीं कर रहा कि एक इश्तिहार खाली है, क्वार्टर पेज का इश्तिहार है और उसके दरमियान में लिखा है हम मसरूफ़ थे। जब उसको मैंने पेज जो है वो उसको आगे पलटा और आगे एक और इश्तिहार था हाफ पेज का जिस पे लिखा था कारकर्दगी जो है वो नीचे अखबारों की सुर्खियाँ थी। तो अगर किसी हुकूमत के पास पहले दिन के लिए, पहले 100 दिन में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये भी उनको सुर्खियों का सहारा लेना पड़े, कटिंग का सहारा लेना पड़े और ये कहना पड़े कि हम मसरूफ़ थे, तो उससे तो पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस क्या थी और कहने के लिए क्या कुछ था। जहाँ तक तकरीर का था, इमरान खान साहब तकरीरें अच्छी करते हैं हमेशा, बड़ी ज़ाहिर है उन्होंने 5 साल पोजीशन की है इस वक्त और उससे पहले भी उनका दावा है कि वो 22 साल से जदोजहद कर रहे हैं। वो अच्छी तकरीर करते हैं और वो तकरीरें जज्बाती होती हैं, लोगों उनको पसंद आती हैं। लेकिन जब आप उस तकरीर का आखिर में एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि उसमें इंटेंशंस हैं, इंटेंट है, लेकिन कंटेंट जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आज उसमें कम था। कंटेंट होना चाहिए था कि अब उन्होंने जो इंटेंशन जाहिर की थी कुछ अर्सा पहले अपोजिशन में, अब उनको पूरा करने के लिए क्या है, रोड मैप देना चाहिए था उनको कोई अपनी तकरीर में सब्सटेंस देना चाहिए था। ये जो तकरीर थी आज उनकी, इस तरह की तकरीरें मैंने, या इस तरह के जो मॉडल्स हैं, जो गुर्बत दूर करने के जो मॉडल्स हैं, वो मैंने जो यूनुस साहब हैं ग्रामीण बैंक के जो सरबराह थे बांग्लादेश के, ये उनका मॉडल भी हमने देखा है कि जो लोगों को कर्जे वर्जे देते थे छोटे मोटे कारोबार करने के लिए, या पाकिस्तान में अखुवत फाउंडेशन जिसका जिक्र आज उन्होंने किया भी है, बहुत अच्छी NGO है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये तो अखुवत के और ग्रामीण बैंक के मॉडल हैं जिसके बारे में मेरे जैसे इकोनॉमी के जो बिल्कुल इलिटरेट हैं, इकोनॉमिक इलिटरेट हैं, उनको भी पता है। जिस तरह के हालात वो जाहिर करते हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत गंभीर थे, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना, तो वो कहते थे कि हमें बहुत बुरे हालात मिले थे। फिर मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर हालात वाकई इतने ख़राब थे तो फिर एक सऊदी अरब के $1 अरब के डिपॉजिट से वो हालात एकदम ठीक कैसे हो गए। आप खुद इकोनॉमी को देखते हैं, फॉलो करते हैं, ये बात आप मुझे समझा दीजिएगा कि अगर एक मुल्क जिसके बारे में दावा किया जा रहा हो कि बड़े ख़राब हालात हैं, दिवालिया होने के करीब है, तो क्या वो $1 अरब की इमदाद से वो उसके हालात ठीक हो जाया करते हैं? ये मैं आप पे सवाल छोड़ता हूँ। बाखुदा ये मुझे नहीं समझ में आया अब तक। वाक़ई के देख चीन गए हैं, वो सऊदी अरब गए हैं, वो UAE गए हैं, वो मलेशिया गए हैं। चले मलेशिया के बारे में कहा जाता है कि वो कोई कर्ज वर्ज लेने के लिए नहीं था, सिर्फ उनका एक चूँकि उनका लगाव था अपने महातिर मोहम्मद साहब से, तो उनसे कुछ सीखने गए थे। बाकी या तो ये बता दिया जाए कि कहाँ से क्या मिला है ताकि हमें पता चले कि हमारे मसाइल किस हद तक कहाँ हल हुए हैं। एक और चीज़ जिसका जिक्र आपने किया कि 26 मुल्कों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो गए हैं या MOUs हो गए, एक तो ये कि हमें बताना चाहिए कि वो 26 मुल्क कौन से हैं, वो एग्रीमेंट क्या हुए हैं, और फिर ये है कि ये वाक़तन वहाँ इतना पैसा पड़ा है या इतला है। क्योंकि अभी दोनों हज़रात सलमान मुजाहिद साहब और हमारी मैंने जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज साहब हैं, और मैंने भी सुना है जी वो हमारी बड़ी काबिल एहतराम है। उनके मियाँ हमारे दोस्त हैं, हमारे लाहौर के जानने वाले हैं। उनको जानना ये है हमें कि वो जो असद उमर साहब ने असम्बली में कहा था कि वो $200 अरब की कहानी एक मफरूज़ा था, अगर उनकी बात दुरुस्त है तो फिर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये क्यों कहा कि बहुत से अरबों डॉलर जो हैं उनके बारे में इंकशाफ हो रहा है। वज़ीर ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू में उनके फिगर्स में कोई ना कोई यकसानियत होनी चाहिए ताकि कौम को पता चले कि वाकई कितने पैसे हैं। फिर ये है कि ये पैसे वापस लाने का रोड मैप क्या है, रोड मैप क्या है। आज बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस के उसमें थोड़ी सी और तफसील में जाएंगे। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ अनवार हाशमी साहब भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर। अनवार साहब, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद आज माली साल का बजट पेश किया जा रहा है, इकॉनमी को डिस्कस किया जा रहा था और डेफिसिट्स को डिस्कस किया जा रहा था, करप्शन को किया जा रहा था, सारी चीजें की जा रही थी। आपने किस तरह से देखा
और इस वक्त जो बात की जा रही है हक बजानिब है नून लीग भी कि वो 200 अरब डॉलर कहाँ गए, जिनके बारे में कहा जा रहा था, या वो तमाम जो हुकूमती वज़रा पहले कहते थे कि जस्ट एक दफा खान साहब को आने दें और फिर देखें कि कितनी नवाजिशात होती हैं दुनिया भर से। जी इमरान सुल्तान साहब, आपकी इजाज़त से कि जिस तरह हमारे पैनल का मूड और तैयारी नज़र आ रही है, उसमें तो हम 100 डेज़ को जो है ना पीटीआई के 100 डेज़ को उल्टा के रख देंगे। तो मेरे पास भी पूरी मईशत के आदाद शुमार हैं जो 18 अगस्त हल्फ के दिन से लेके 25 नवंबर 100 डेज़ तक के मौजूद हैं, जो कि गवर्नमेंट के अपने आदाद शुमार हैं, जिससे उनकी कारकर्दगी का हम जायज़ा ज़रूर लेंगे। लेकिन चंद क्रेडिट्स मैं ज़रूर देना चाहता हूँ इस 100 डेज़ में जो मुख्तलिफ नज़र आए हैं। मसलन पहली बात तो ये कि 100 डेज़ में जो आज ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि 36 अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, उसमें से 18 यानी 50% की हासिल ना करने का एतराफ़ तो खुद गवर्नमेंट ने कर लिया है कि हम 36 में से 18 अहदाफ हासिल ही नहीं कर सके, और बाकी 18 जब सरकारी मौक़िफ़ बयान हो रहा था कन्वेंशन सेंटर में, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें से कितने जो है हकीकत पर मबनी होंगे। बहरहाल एक दो चीज़ें इस सेगमेंट में मैं कहना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने यकीनन जो 4-5 चीज़ों के बारे में शऊर बेदार किया है वो मुख्तलिफ है। मसलन उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा शऊर बेदार किया है, उन्होंने पानी की अहमियत और इसकी बचत के हवाले से शऊर दिया है, कर्ज़ों से निजात पे बार बार जो है वो जोर दिया गया है, और बैरून मुल्क से दौलत को वापस लाने पर भी बार बार जोर दिया गया। 100 डेज़ में यकीनन खुल के साबिक़ा हुकूमतें ये काम नहीं किया करती थी। उसके अलावा इन्होंने जो है पंजाब में 88,000 एकड़ अराजी जो है वो कब्ज़ा ग्रुपों से अमली तौर पर वागुजार कराई है, जबकि CDA ने जो है वो भी 300 अरब रुपए की ज़मीन इन 100 डेज़ में वागुजार कराई है, ये भी हमें क्रेडिट देना चाहिए। जबकि बिजली चोरी के खिलाफ बाकायदा 6000 मुकदमात दर्ज हुए हैं, और एक और क्रेडिट है कि FIA ने 375 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जाली अकाउंट्स का पता लगाया है। तो ये तो हम इस पूरे प्रोग्राम में ये क्रेडिट दें कि मौजूदा हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि सारी चीज़ें इसमें से 80% तो उन्होंने रिपीट किया है, जैसे लग रहा था कि दोबारा उन्होंने 100 डेज़ का प्रोग्राम दिया है जिसमें गा, गी और गे के जो है ना ज़्यादातर इस्तेमाल किए गए हैं। उसका जायज़ा लेते हैं, आप अपने मेहमानों को मौका दें आगे बात करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। वज़ीर आज़म ने अपने क़वानीन से मुताल्लिक़ भी बात की, उनके इस बयान पर भी ज़रा एक नज़र डालते हैं। हमने अब 6 लेजिस्लेशन निकाली है जिसमें हम लीगल रिफॉर्म्स करने लगे। ये बड़ा जबरदस्त काम किया। मैं खास तौर पे अपने लॉ मिनिस्टर फारूक नसीम को दाद देना चाहता हूं। हम सिविल प्रोसीजर कोड को बदलना चाहते हैं। 1 से 1.5 साल के अंदर अदालत को फैसला करना पड़ेगा। एक खास प्रोविजन लॉ लेके आ रहे हैं कि बेवाओं को जल्दी इंसाफ मिले, और दूसरा ख्वातीन को कानून बनेगा कि ये सिर्फ ये नहीं कि उनको राइट जो है प्रॉपर्टी में, हम ये इंश्योर करेंगे कि ख्वातीन को उनका हक मिले। तीसरा कानून हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए लेके आ रहे हैं कि वो बेचारे आके यहाँ घर खरीदते हैं, मेहनत करते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो उनके घरों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं। एक लीगल एड अथॉरिटी बना रहे हैं। गरीब आदमी को अगर इंसाफ चाहिए तो गवर्नमेंट वो लीगल एड अथॉरिटी उसको वकील करके देगी। विसल ब्लोअर मतलब ये कोई भी निशानदेही करे किसी इदारे में, किसी डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो अगर वो निशानदेही करेगा तो उसको 20% जो भी रिकवरी होगी उसका 20% मिलेगा। जी शाइस्ता साहब, आपने सुना सबसे पहले स्पीडी जस्टिस ज़ाहिर है कि इस मुल्क की बहुत बड़ी डिमांड है। उसमें इस वक्त हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में केसेस जो हैं वो पेंडिंग्स में है। आवाम का सबसे बड़ा मसला, बड़े मसलों में से एक मसला जो है वो इंसाफ, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, वेरी सिंपल। दूसरी बात है ख़वातीन को उनके हुकूक देने के हवाले से, उनके एम्पावरमेंट के हवाले से, और तीसरी बात खान साहब ने कही ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी उनका हक दिया जाए। तो ये बजाय तो बड़ी अच्छी चीज है। इसमें तो जाहिर है कि अगर ये चीजें हो जाती हैं तो हम पाकिस्तानियों के बहुत बड़े मसाइल हल होंगे इसमें। देखिए, मैं इससे तो कोई भी इनकार नहीं ना कर सकता कि ये अच्छी चीजें और ये होनी चाहिए थी,
लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजाब में 13th अमेंडमेंट के बाद ये डिवॉल्व हुई हुई हैं सब्जेक्ट्स। मुझे नहीं समझ आता कि कई चीजों का तो इमरान खान साहब ये बता ही नहीं रहे कि वो कैसे होंगी, क्योंकि ये चीजें सूबों के पास जा चुकी हैं। इमरान साहब वो कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे पंजाब में ये विमेन राइट्स पे बहुत ज्यादा काम हुआ हुआ है और प्रॉपर्टी राइट्स पे भी बहुत ज्यादा काम हुआ हुआ है। अब वो वहां बैठ के वो बातें करें, आई डोंट नो उनको क्या ये नहीं बताया गया कि कुछ बहुत मतलब मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर नॉट इन हिज कंट्रोल, वो सूबों के पास है और सूबों का वो राइट है उन पे काम करने का। और जहां तक वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, देखें मैंने भी बड़ा ही हमसे शोर सुना था कि जी वो वहां से बहुत आलीशान पुलिस रिफॉर्म्स करके केपीके से आ रहे हैं और वो नासिर दुरानी साहब पंजाब में भी आ रहे हैं और उन्होंने फौरन यहां पे भी रिफॉर्म्स करने और पुलिस को ट्रांसफॉर्म कर देना है। आप मुझे बताएं कि वो नासिर दुरानी साहब को यहाँ क्या महसूस हुआ कि उन्होंने आने के कुछ दिन बाद ही अपनी पोस्ट से बीमारी का कह के रिजाइन कर दिया, बिकॉज जो एक और खान साहब ने बात की थी कि मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकूंगा अदारों में, वो इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा है कि अगर मैं आपको लिस्ट गिनवानी शुरू करूं तो आप परेशान हो जाएंगे। नासिर दुरानी साहब भी विक्टिम टू उसी इंटरफेरे और उनको छोड़ना पड़ा। आईजीज का किस तरह ट्रांसफर्स होते हैं कि आप एक पॉलिटिकल बंदा कोई जाके कहता है तो हमारे जो बहुत ही लायक और शरीफ, जिनका वो हर ओकेजन पे तारीफ करना अपने ऊपर फर्ज किया हुआ है उन्होंने, वो बेचारे मेरा ख्याल है इतने बेबस हैं और इतने पावर हाउसेस हैं पंजाब में कि वो तो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप मुझे बताएं टेन्योर प्रोटेक्शन थी वो कहां गई? जो यहाँ अब मैं अगर आपको गिनवाऊं, एसी ननकाना, डीपीओ काड़ा, डीसीओ गुजरांवाला, डीसी जेलम, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, गुजरांवाला, आप मुझे बताएं कि महमूदुर रशीद के बेटों को गिरफ्तार जिन कांस्टेबल्स ने किया था, जिनको पकड़ा था, वो कांस्टेबल्स आज उनके ऊपर उल्टी एफआईआर हुई है और वो अच्छा, एक अभी आपने तस्करा किया, आपने भी तस्करा किया 18th अमेंडमेंट का, आपने एक तस्करा किया 18th अमेंडमेंट का, लेकिन कुछ तासुर ऐसा है कि हमारे हुकूमती कुछ वज़रा जो है वो 18वीं आईनी तरमीम से, साथ ही साथ एनएफसी जो है कमीशन, इससे भी नाखुश हैं, उसमें भी तरमीम चाहते हैं। देखिए जी शाइस्ता साहब, कुछ टेक्निकी प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनसे हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। सलमान बलोच साहब, स्पीडी जस्टिस के हवाले से ज़ाहिर है कि ये मुल्क का एक बहुत बड़ा तकाजा है यहाँ की आवाम का, ये एक मज़बत कदम है, ये आप किस तरह से देखें? और दूसरी बात, 18वीं आईनी तरमीम और एनएफसी कमीशन के ऊपर कुछ हुकूमती वज़रा जो हैं उनकी बड़ी बयानबाजियाँ आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखें जी, बिल्कुल अगर एक वकील के तौर पे अगर मैं इस स्पीडी जस्टिस की बात करूं और जिस पे स्पीडी जस्टिस को देखूं, और हमारे जो सेनेटर फ़ारूक नसीम साहब हैं माशाल्लाह एक काबिल वकील हैं और अपने पाए में उनका वो कमाल है, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइंद है। और अगर बेवाओं को इनहेरिटेंस में और विरासत में अगर हिस्सा देने के लिए और साथ साथ ख़वातीन को भी, अगर बहनों को भी हिस्सा देने के लिए अगर कानून साजी हो रही है वो भी खुशाइंद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हकूक़ देने की बात है वो तो आपको पता है, जब मिनिस्ट्री थी फ़ारूक सत्तार भाई के पास, उसी वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने असम्बली में बिल लाए थे और वोट देने का जो हक था उनको भी। इसके अलावा देखें, बात सिर्फ ये है कि अगर कोटा सिस्टम पर भी बात कर ली जाए, खान साहब वो भी एक वंस फॉर ऑल डिसाइड करते जो 3 साल पहले एबॉलिश हो चुका है और हमने सुना है कि उसकी फ़ाइल भी जो है फ़ारूक नसीम साहब के टेबल पर है, उसको भी वंस फॉर ऑल जो है डिसाइड करते हैं, उसको ख़त्म करें। और मैं आज थोड़ी सी अचंभे की बात यह लगी, शहर कराची जिसको खान साहब ये कहते हैं कि हमारा माशी इंजन है, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद वो सिर्फ एक दफ़ा कराची आए और शहर कराची के लिए उन्होंने अपने 100 दिनों में या आने वाले 100 दिनों में कोई बात नहीं की कि उसके लिए क्या प्रोजेक्ट दे रहे हैं और उसको उसकी मईशत को बढ़ाने के लिए शहर कराची में जो आजकल जो है तोड़ फोड़ का जो बाज़ार गर्म है, जिसमें जो है इलीगल ऑक्यूपेंट के साथ साथ जो लीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनके साथ भी जो ज़्यादती की जा रही है, उनके रिलीफ के लिए कोई बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात जो एक मिनट दीजिएगा मुझे, खान साहब ने की करप्शन के हवाले से बहुत अच्छा इकदाम है, हम सब करप्शन के खिलाफ इकदामात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन खान साहब ने आज एक और यू टर्न लिया, उन्होंने कहा जी नेप हमारे अंडर में नहीं है,
नेब जो इदारा जो है वो आज़ाद इदारा है। पिछले जो उनके वज़रा के बयान हैं आपको देख लीजिए, सब ये कहते रहे कि जी अब कल जो है वो उसकी गिरफ्तारी होगी, 2 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी होगी, और कहते हैं नेब हमारा इदारा है। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को चाहिए क्रेडिट अपनी जगह, जो हमारे लाहौर के दोस्त ने गिनवाए उनके क्रेडिट अपनी जगह बिल्कुल होने चाहिए, तारीफ बनती है, लेकिन अभी 5 साल का अरसा है और हमें 5 साल खान साहब को देने चाहिए, उनकी हुकूमत को देने चाहिए कि वो आगे चलें ताकि लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को। सलमान साहब, लॉ मिनिस्टर जो है वो आपकी पार्टी के डॉक्टर फर्रुख नसीम, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप मीठा मीठा हफ हफ कर रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल तारीफ से नहीं, मैं उनकी काबिलियत की तारीफ कर रहा हूँ और उस काम की। देखें, ये जो स्पीडी जस्टिस की बात है, तहरीक इंसाफ का एजेंडा है, इमरान खान का एजेंडा है, मैं उनकी भी तारीफ कर रहा हूँ साथ पे। और हम तो कह रहे हैं, फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि फारूक सत्तार साहब ने तो ये भी कहा है कि मैं बगैर ओहदे के PTI के साथ मशावरती तौर पे काम करने को तैयार हूँ, अगर सवाद ना आए तो आप बताइएगा। लाहौर गए थे, सरवर साहब से मुलाकात हुई, गवर्नर साहब से। कराची की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप मशावरत करें, MQM को शामिल करें, MQM के लोगों को उसमें शामिल करें, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को उसमें शामिल करें, कराची के ताजिरों को शामिल करें। और देखिए, जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है, आजकल हम क्या सुन रहे हैं, गवर्नर साहब कह रहे हैं, इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी वो हम एक कमेटी बना रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट उसे अपोज कर रही है। बीच में सैंडविच कौन बन रहा है? कराची के लोग बन रहे हैं, सिंध की आवाम बन रही है। अगर फंड वफा की हुकूमत दे रहा है तो कोई उसमें वो अभी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था इस वक्त शाइस्ता मलिक साहबा, ये कुछ जो वज़रा बात कर रहे हैं 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से और NFC कमीशन के हवाले से, ये किस तरह की सोच है? देखिए, आई होप ये सोच ना हो, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग और सपोर्ट का हो सकता है कि जिन सूबों की कैपेसिटी नहीं है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए और उनको गाइड किया जाए, लेकिन जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, आई होप वो ना हो। लेकिन वो जो भी करेंगे जी, उनको असेंबली से लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। और मुझे समझ नहीं आती कि जिस हट धर्मी से आगे बढ़ रही है हुकूमत, वो कोई भी लेजिस्लेशन कैसे कर सकेगी, क्योंकि विदाउट ऑपोजिशन, विदाउट कमेटीज में जाना, विदाउट कमेटीज की फॉर्मेशन के बगैर वो कैसे लेजिस्लेशन होगी, कैसे कि अभी तक तो वो नौबत नहीं आई ना, लेजिस्लेशन की अभी तक नौबत नहीं आई। वो जब आएगी तो उस वक्त बड़ा टफ टाइम होगा हुकूमत के लिए। इस वक्त हमारा पैनल पूरा मौजूद है और पिछले 100 दिनों की कारकर्दगी, आइंदा 5 साल जो है वो पूरा किस तरीके से गुजारा जाएगा, इसके लिए जो एक लाइन ऑफ एक्शन जो है हुकूमत तैयार कर रही है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, बल्कि बात कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। नाज़रीन, डैम्स की तामीर पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। इमरान खान ने अपनी आज की तकरीर में डैम्स की तामीर के हवाले से भी अहम तजावीज़ दी। आइए एक नज़र उस पर भी पहले डालते हैं। सारे हमारे वाटर कोर्सेज है, जो नाले हैं, इनको पक्का कर दे, नहरों को पक्का कर दे। 5 साल में जो खर्चा है हमने एस्टिमेट किया है 140 अरब रुपया। अगर हम 140 अरब रुपए से 70,000 खालों को, वाटर कोर्सेज को हम पक्का कर दें, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में बादशाह डैम से ज्यादा पानी अवेलेबल हो जाएगा। बादशाह डैम देर भी लगेगी, बड़ा कॉस्ट है, ये कॉस्ट भी कम है, उससे बहुत कम कॉस्ट पे बहुत ज्यादा नहरों, तो हमारे पास और पानी किसानों के पास अवेलेबल हो जाएगा। आपने देखा कि खान साहब का जो विजन है, जो चीज़ों को वो लेकर चल रहे हैं, कुछ तजावीज़ ज़रूर डिस्कस हो रही हैं और जाहिर है कि जो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। हमारे और पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनवार हाशमी साहब भी हैं, तारिक चौधरी साहब भी हैं। अनवार हाशमी, आप फरमाइएगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं हुकूमत की कमिटमेंट टुवर्ड्स डैम, और जाहिर है कि इरिगेशन बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ मसला है और पाकिस्तान की आइंदा आने वाली फसलें जो हैं, कहा यह जा रहा है कि 30 से 45% पानी की किल्लत होगी, तो ये बरवक्त और रास्त इक़दामात हैं। देखिए, डैम के हवाले से तो आपको भी पता है कि उसकी कितनी मालियत है और उसकी जो डोनेशन की शरह है वो कितनी है। तो ये यकीनन आपको नज़र आ रहा है कि वो 5 साल तो क्या, अगले 10 साल में भी इस अंदाज में जिसको अडॉप्ट किया गया वो नहीं बन सकता। बाकी माहिरीन बेहतर जानते हैं, लेकिन असल चीज़ वही है कि यही तामीरात की अगर आप बात करते हैं तो 100 डेज एजेंडा पे 2 पहलू थे। एक चीज़ें थी जो फिजिबल नजर आनी थी, जिसका दावा किया गया था, और दूसरी चीज़ें थी जिसकी थ्योरेटिकल ड्राफ्ट तैयार करने थे। अभी आप देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी घरों की तामीर के हवाले से। तो वज़ीर आज़म के जो तकरीर है, जो कि तहरीरी तौर पे भी जारी हुई है,
उसमें उन्होंने खुद मायूसी का इजहार किया है और उनके अल्फाज हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे क्योंकि इतने कर्जे अरेंज नहीं हो रहे। एक तो ये आपका 100 डेज के एजेंडे में आपको वाजे हो गया है कि वजीर आजम खुद एक इशारा दे रहे हैं। जनूबी पंजाब एक बड़ा इशू था सूबा बनाने का, तो सूबे के लिए कानून साजी और मुसवदा तैयार होना था। तो आज उन्होंने तकरीर में अंदिया दिया है कि अभी जून 2019 में हम आपको आर्जी तौर पे एक सेक्रेटेरिएट बना के देंगे जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठेगा और एक AIG बैठेगा। तो उससे आप अंदाजा कर लें कि उनके पास क्या तैयारी है और वो दावा क्यों किया गया था जबकि आपके पास असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो उस सेक्रेटेरिएट दिखावे के अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास कोई इख्तियार नहीं होते। फाइलें दोबारा लाहौर आएंगी चीफ सेक्रेटरी के पास और IG के पास। तो इससे भी वो उनका कमजोर मौक़िफ़ 100 डेज में शामिल सामने आया है, बजाय इसके कि वो कमेटी जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिसको वार्न किया गया था कि 100 डेज में मुझे वो तैयारी करके दें। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। इसी तरह उन्होंने जो एक चीज़ कही थी 100 डेज में कि PTI की हुकूमत ऐसी होगी कि जो ग्रीन पासपोर्ट होगा उसका एक पूरा मफहूम है कि उसकी तरफ लोग कैसे अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन के हवाले से अगर आप मईशत के पॉइंट्स का जायजा लें, आ जाते हैं जरा अब जरा मईशत की तरफ आ जाते हैं, मईशत की तरफ आ जाते हैं। नाज़रीन, वजीर आज़म के खिताब की उनकी बातचीत का हमने जिक्र किया, अब साथ साथ जरा वजीर खजाना असद उमर साहब की भी बात कर ले। उन्होंने आज मुल्क की मईशत से मुतालिक अहम नुकात जो है वो शामिल किए, वहीं पर कुछ यू टर्न के हवाले से भी दिलचस्प बात की। उन्होंने क्या कहा, जरा एक नजर जानते हैं। हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे, IMF के साथ मुआहदा करेंगे, उन शराइत के ऊपर करेंगे जो हम समझते हैं इस कौम की मईशत की बेहतरी के लिए, इस अवाम की बेहतरी के लिए। हम आपको खड़े होकर सच बोलेंगे और ये नहीं कहेंगे IMF ने कहा था इसलिए कर दिया। हमारे पास आज ये सूरत हाल है कि हम नेगोशिएट कर सकते हैं एक ऐसा मुआहदा जो मुल्क के लिए बेहतरी में हो। हमने जो हदफ सेट किया है 6000 अरब रुपए की सरमायाकारी की गुंजाइश पैदा की जाएगी पाकिस्तान के माली निजाम के अंदर। मैं वजीर आजम के पास गया, मैंने कहा जी आपने एक तरफ कहा है और हम भी यही कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ IMF पे इंसार नहीं होना चाहिए, हमें ऑल्टरनेट भी ढूंढने चाहिए, मुतबादिल भी ढूंढना चाहिए। तो मुतबादिल अगर आपने ढूंढना चाहते हैं तो ये जो आपने कहा कि मैं 100 दिन सफर नहीं करूंगा, ये आपको इससे तोड़ना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा? यू टर्न लेना पड़ेगा। उनकी बेहतरी के लिए यू टर्न लेना हो तो वजीर आजम लेने को तैयार हैं। तारिक चौधरी साहब, हम IMF के पीछे नहीं खड़े होंगे। अभी तो जाहिर है कि 2 महीने का अरेंजमेंट हो गया है तो इस तरह की बात जो है वो की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि 2 महीने के बाद भी वही IMF होगा और वही उसकी सख्त शराइत होंगी। किस तरह से देख रहे हैं? अब तक जाहिर है कि आप जहां पे हैं इस्लामाबाद में बड़ी बातें हो रही हैं इस हवाले से, वहां पे IMF का वफ्द भी रहा इतने दिन। देखिए, एक तो ये बड़ी जज्बाती बात है कि हम जो है अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। दुनिया के निज़ाम में, दुनिया में कभी किसी कर्ज खा को कर्ज अपनी मर्जी से नहीं मिलता। कर्ज देने वाले की कर्ज देने वाले की शर्तें होती हैं। अगर कर्ज हमारी शर्त पे मिलना होता तो IMF के जो पहला विजिट था उसमें मिल चुका होता। उसकी जो ब्रीफिंग आई है, जो रिपोर्टिंग आई है, जो इतलात हैं कि IMF की शराइत ऐसी थी जो हमारे बारे में नहीं थी, लिहाजा वो वफ्द वापस चला गया और अब वफ्द जो है वो 15 जनवरी के बाद दोबारा वापस आएगा। तो मेरे ख्याल जब वो वापस आएंगे तो हालात जूं के तू होंगे। हमने अगर कर्ज लेना है और मुझे लगता है कि लेना है IMF से, तो फिर जाहिर है एक वक्त आएगा कि शायद इस पर फिर एक मरतबा फिर यू टर्न हो और फिर हमें कहते हुए लोग मिले कि जो कुछ उन्होंने कहा था हमने मान लिया इसलिए कि हमारी ज़रूरत थी। बात यह है कि PTI के जो पहले 100 दिन हैं वो पहले 100 दिन इसलिए डिस्कस हो रहे हैं कि PTI ने खुद अपने लिए एक ट्रैप बिछाया और उस ट्रैप में फंस गए। अगर उन्होंने इस तरह के यूटोपियन वादे न किए होते, इस तरह के उन्होंने ख्याली पुलाव न पकाए होते और एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की होती तो फिर शायद ये बहस ना हो रही होती। मसलन अभी जो अनवार कह रहे थे जनूबी पंजाब की बात, अब जनूबी पंजाब में मुल्तान में अगर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठ जाएगा तो जाहिर है इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ हर महकमे के लोग बैठे होंगे और मुझे लगता है ये है कि उससे जो काम 10 दिन में होता था वही काम 20 दिन में होगा, इसलिए कि जो फाइल, जो पेपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास आएगा वो एक मरतबा फिर लाहौर जाएगा और वहाँ लाहौर से जाके उस पर कोई जो फैसला होगा फिर वापस आएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि लोगों का किराया कम लगेगा,
लोग मुल्तान जाके अपना मुद्दा जो है अपनी दरख्वास्त वो दे सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी बातें कर रहे थे आप भी, हम सब भी, कवानीन की, मैंने वो ब्रीफिंग देखी है फरोग नसीम साहब की, वो बहुत अच्छी तजावीज़ हैं, वो 8-10 पॉइंट्स हैं और सारे बड़े अच्छे हैं, सारे बड़े अच्छे मसवदात हैं। उसकी कुछ तफसील भी हमारे पास है। ख़वातीन को विरासत देने का मामला, जो गरीब लोग हैं उनको लीगल एड देने का मामला और इस तरह से मुकदमा निपटाने का मामला। लेकिन जो बेंच मार्क होता है, एक जो पहला स्टेप होता है कानून साजी का, वो कायमा कमेटी होती है। अभी 25 सेशन हो चुके हैं कौमी असम्बली के, अभी कायमा कमेटियाँ नहीं बनी। कायमा कमेटी में मसवदा आता है, बहस होता है, उस पर उसको रिफाइन किया जाता है, कौमी असम्बली में जाता है, वहाँ से पास होता है, सेनेट में जाता है और फिर कहीं जाके वो कानून बनता है। हमारे यहाँ तो अभी जो बेंच मार्क है वो मौजूद नहीं है, कायमा कमेटी नहीं बनी। फिर यह है कि अगर कोई कानून साजी करनी है तो उस कानून साजी के लिए क्या कौमी असम्बली में PTI के पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद है? मेरा ये ख्याल है कि नहीं है। इस तरह सेनेट में क्या उनके पास शख्सियत मौजूद है? वो भी मौजूद नहीं है। तो इसके लिए तो उनको अपोजिशन से अच्छे तल्लुकात बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब तक जितने सेशन हुए हैं, हमें यूँ लगता है कि हर अजलास में पहले दिन ही ऐसी प्रोवोकेशन होती है, और इस बात को मैं बगैर किसी तरदीद के कह सकता हूँ, हम सब देखते हैं कि हर इजलास में प्रोवोकेशन अक्सर जो है वो हुकूमती वज़रा की जानिब से होती है और पूरे का पूरा इजलास, पूरे का पूरा सेशन जो है वो उसी की नज़र हो जाता है। इस तरह जनूबी पंजाब का मामला है, अगर जनूबी पंजाब को सूबा बनाना है तो उसके लिए ना तो कौमी असम्बली में अक्सरियत मौजूद है, ना सूबाई असम्बली में अक्सरियत मौजूद, ना सेनेट में मौजूद है। और फिर जब दोनों जगह ये हो जाएगी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जिस सूबे की जोग्राफी हैसियत मुतासर होनी है उस सूबे की असम्बली भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को पास करेगी। अभी जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं 8 या 10 वोटों से PTI का सेनेटर जीता है, तो वहां पर भी उनके पास मेरा ख्याल है 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है। फिर एक और पहलू यह है कि अभी मुस्लिम लीग काफ की तरफ से और जो बहावलपुर के अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया है कि हम पंजाब का सूबा जो है उसको इस तरह से नहीं मानते जिस तरह कुछ लोगों के जहन में है। वो शायद बहावलपुर को सूबा बनाने के चक्कर में है या उनकी ख्वाहिश है, उनकी राय है। तो अभी इतनी पेचीदगियां हैं। ठीक है, अभी बड़ी पेचीदगियां हैं, अभी मामला में बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं और यकीनी तौर से आगे बहुत सा वक्त भी अभी बाकी है। लेकिन शाइस्ता परवेज साहिबा, आप लोग यू टर्न करते हैं, यू टर्न तो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं, आप लोगों को समझना चाहिए इस बात को। बात सुने, मुझे तो ये पता है कि हमारे जो लीडर हैं कायदे आजम, जो उनका भी ये फरमान था कि एक दफा सोच समझ कर फैसला करो और फिर जो फैसला करो उस पे खड़े रहो। तो मुझे तो ये यू टर्न की जी सच्ची बात है समझ नहीं आती। हर चीज को एक मजाक तो नहीं बना लेते ना, मुल्क चलाना कोई मजाक नहीं है। आप देखें यू टर्न का एक तमाशा बना लेना, कोई जायज बात हो, कोई तरीके की बात हो तो है कि बंदे को समझ भी आए। मेरी तो जितनी नाकस राय है, मैं तो जी एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मेरा लोगों से राब्ता है और मैं ये जानती हूं कि लोग शायद बड़ी बड़ी बातें नहीं समझते, लेकिन उनके ऊपर जो महंगाई का बम गिरा है ना, उसके बाद तो वो सर नहीं उठा सकते। और यहाँ मेरे भाई कराची से बैठे हैं, आप मुझे बताएं कि 40-40 साल से लोग वहां बैठे हुए थे, जब वो बेसरो सामानी की हालत में बेआसरा होके, सरों पर कोई छत नहीं है, वो उनको कहां छोड़ दिया? क्या या इससे पहले इसकी अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए थी? क्या स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने बंदों को देखे कि उनका क्या हशर हो रहा है? तो मेरी समझ से तो जी ये सब चीजें बिल्कुल बाहर हैं। और जो अच्छा, आपकी समझ में ये आ रहा है, आपकी समझ में ये आ रहा है कि IMF के पास अगर हम जाएंगे तो अपनी शराइत के ऊपर जाएंगे? मैं आपको मेरी बात सुने, मैं आपको यह भी बताऊं, मुझे तो वो भी नहीं समझ आ रही और शायद किसी को भी नहीं आ रही कि एक दिन हम शोर मचाते हैं, ड्रम बीटिंग करते हैं कि हमें तो जी चाय दिया, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, फिर हमें नहीं पता चलता चाइना ने क्या दिया, फिर सऊदी अरेबिया गए, फिर वहां से हम कहते आए कि अब हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें नहीं जाने की। और अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा है कि हमारे जो मुश्किलात थी और जो मुश्किलें थी वो अब हल हो गई हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमें
फिर लगा कि शायद हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बात की है कि जो अनसर्टेनिटी है ये मार रही है, बिजनेसमैन बहुत जिटरी हो गया है, इन्वेस्टर जिटरी हो गया है कि आज हम फिर सुन रहे हैं कि जी हम जाएंगे लेकिन अपनी टर्म्स पे जाएंगे। तो अभी मेरे भाई ने सही बात की है कि आप जाएंगे भी तो वो इतने तो पागल नहीं है ना कि वो आपको कर्जा भी देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या शरायत है हमसे कर्जा लेने की। जी सलमान बलोच साहब, क्या मौक़िफ़ रखेंगे आप इस डेवलपमेंट पे? जाहिर है कि IMF आपको ज्यादा पड़ेगा, अभी तो थोड़ा सा क्वेश्चन है 2 महीने का। देखें, अभी पिछले दिनों जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्वीट्स आए थे उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इंटरनेशनल वर्ल्ड और मगरबी दुनिया पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रही है। और मैं समझता हूँ कि IMF भी जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस है USA और ट्रंप के। पेंटागन ने जो है एक बयान दे दिया पाकिस्तान के हवाले से, तो वो उनकी 2 अमली है, उनकी 2 रुखी है, उनकी डबल पॉलिसी है, ड्यूल पॉलिसी है। एक कहता है मारो और एक कहता है सहलाओ, एक कहता है थप्पड़ मारो, एक कहता है पुचकारो। तो वो एक ही मुल्क के पॉलिसी 2 अलग कैसे हो सकती हैं? तो हमें तो नारे याद आते हैं कि जी हम कशकोल नहीं लेके घूमेंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और देखें, आप ये बात तो छोड़ ही दें कि जी हम IMF से हम बात करेंगे अपनी शराइत पे। नहीं जी, आपको हर हाल में उनकी शराइत पे बात करनी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी। अगर ऐसा ही था तो अभी जो IMF का वफ्द जो वापस चला गया आपको कुछ भी दिए बगैर और 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम ले लिया। आप चाइना गए, चाइना ने कहा जाएं पहले अपना घर संभालें, करप्शन खत्म करें, फिर हमसे बात करें। आप सऊदी अरब गए, सऊदी अरब ने जी आपको ऑयल दे दिया, रिफाइनरी दे दी, कुछ पैसे भी दे दिए। आप UAE गए, क्या मिला आपको? आप मलेशिया गए, आपको क्या मिला? देखें, ये मिलता है जब आपको किसी के ऊपर भरोसा हो, ट्रस्ट हो। यहाँ तो जब हम अपने आप में मतलब मैच्योरिटी का मुजाहिरा नहीं कर रहे। असेंबली में क्या होता है? देखिए, असेंबली में क्या होता है, उनके MNAs आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, अपोजिशन पे जो है शुरू हो जाते हैं। कोई लेजिस्लेशन की बात नहीं है। आज 30 दिन हो गए, मैंडेटरी है। हम भी असेंबली के मेंबर हैं। विदिन 30 डेज स्टैंडिंग कमेटीज का कयाम अमल में लाना मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है असेंबली रूल्स के तहत और आईन पाकिस्तान के तहत। आज 100 दिन हो चुके, एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। स्टैंडिंग कमेटी बनेगी तो वहां पे जो लेजिस्लेशन के लिए बिल आएगा वो स्टैंडिंग कमेटी को फॉरवर्ड होगा। हुकूमत सीरियस ही नहीं है, असेंबली चलाने में सीरियस नहीं है। पता नहीं मुल्क कैसे चलेगा। फिर ये बात तय है कि ऑपोजिशन जो इंतजार कर रही है स्टेज बनने का, उसके बाद लेजिस्लेशन के लिए बिल का जो है वो टेबल होने का, फिर उसके बाद जिसके जितने मसल्स हैं वो दिखाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कराची से सलमान बलोच साहब, हमारे साथ शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब भी थी, अनवार हाशमी और उनके साथ साथ तारिक चौधरी साहब भी आज हमारे प्रोग्राम में शरीक थे। नाज़रीन, हुकूमत के 100 दिन आज मुकम्मल हो गए। अब जाहिर है कि यहाँ पर रुकना नहीं है। जो सिमत यहाँ पे जो है जिसका तयन किया जा रहा है, बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और न सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपोजिशन भी हुकूमत के हाथ मजबूत करे। जहां जहां पे बात है रियासत पाकिस्तान की इकाई के हवाले से। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।